नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तानी जहाजों, व्यापार और डाक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया। भारत अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $20 करोड़ का रक्षा ऋण देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय प्रदान करने और सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने वेव्स 2025 में भारत की तेजी से बढ़ती लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था पर अपनी तरह का पहला श्वेत पत्र जारी किया। ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी ने संघीय चुनाव जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फिर से चुने जाने पर बधाई दी। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नौवहन महानिदेशालय ने कहा है कि पाकिस्तान के झंडे वाले किसी भी जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें यह भी कहा है कि भारतीय ध्वज वाले जहाज भी पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएंगे। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू किए गए हैं। ये निर्णय भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और संबंधित बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक तथा जहाजरानी क्षेत्र के हित में लिया गया है। इससे पहले आज भारत ने एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध में किसी भी प्रकार की छूट के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। भारत ने पाकिस्तान से आने वाली सभी डाक सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने हवाई और सतही दोनों मार्गों से आने वाले डाक और पार्सल के आदान प्रदान को निलंबित करने का फैसला किया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी सीमा को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को निकालना और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद श्री अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री मोदी से ये पहली मुलाकात है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि हालांकि कोई नहीं चाहता कि दक्षिण एशिया में व्यापक संघर्ष हो, लेकिन भारत को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आत्मरक्षा में पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्थिरता के वातावरण में रहने से वंचित किया जा रहा है। सीमा पार से लगातार आतंकवादी गतिविधियों के कारण पर्यटकों को इस क्षेत्र में आने से रोका जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और अंगोला ने आज कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंजाल्वेस लोरेंसो के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौतों का आदान प्रदान किया गया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अंगोला इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला फॉर देयर सपोर्ट इन अवर फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। श्री मोदी ने कहा कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $20 करोड़ की रक्षा ऋण को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत को अंगोला के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण में सहयोग करने में खुशी होगी। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए
$200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने नई दिल्ली में इस प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संवाददाताओं को बताया कि अंगोला भारत से रक्षा उपकरण खरीदेगा। दोनों देशों ने आज विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों का आदान प्रदान किया। Three memorandum of understandings were concluded today in the presence of the two leaders. One is pertaining to cooperation agriculture, the second is cultural cooperation, and the third is in the area of traditional medicine and Ayurveda. विदेश मंत्रालय के सचिव ने यह भी बताया कि 2017 में पदभार संभालने के बाद से ये राष्ट्रपति लोरेंसो की पहली यात्रा है। ये अवसर भारत और अंगोला के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता के बाद से अंगोला की 50वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज सवेरे राष्ट्रपति लोरेंसो से मुलाकात की। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आज रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत विवाद समाधान तंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी बनाना चाहिए। नई दिल्ली में भारतीय मध्यस्थता संघ के शुभारंभ और राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थता न्याय प्रदान करने का एक अनिवार्य अंग है जो देश के संविधान के मूल में है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता न केवल विचाराधीन मामले में बल्कि अन्य मामलों में भी बड़ी संख्या में मुकदमों के न्यायालयों पर बोझ को कम करने और न्याय दिलाने में तेजी ला सकता है। Mediation is an essential part of the delivery of justice. Mediation can speed up the delivery of justice not only in the specific case under consideration but also in other cases by reducing the burden on courts of a large number of litigation. It can enhance both the ease of doing business and the ease of living. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि 2016 से 2025 के बीच मध्यस्थता के जरिए 7,57,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता अधिनियम 2023 को लागू किया है। देश में मीडिएशन के संबंध में कोई स्टैंड अलोन कानून नहीं था, इसलिए भारत की संसद ने ऐतिहासिक मीडिएशन एक्ट 2023 लागू किया, जिसके तहत विवादों के मीडिएशन से समाधान हेतु एक डेडिकेटेड व स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम बनाने की ठोस आधारशिला रखी गई है। और अब खबरें वेव्स 2025 सम्मेलन से। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की लाइव इवेंट इकोनॉमी ए स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इम्परेटिव विषय पर श्वेत पत्र जारी किया। और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रार्थना इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी प्रार्थना, ये बताएं और इसके बारे में जानकारी दें कि ये श्वेत पत्र क्या है और इसके प्रमुख बिंदु क्या थे। जी हाँ विशाल, आज जारी किए गए श्वेत पत्र की प्रमुख बातों की अगर बात करें तो इनमें एक बहुत ही प्रमुख बात यह निकलकर आई है कि भारत 2030 तक दुनिया के टॉप 5 एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस में से एक बनने जा रहा है और इससे एक तरफ आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन के नए अवसर तैयार होंगे, वहीं दूसरी तरफ विश्व भर में भारतीय सांस्कृतिक विरासत की पहचान को और आगे मजबूती मिलेगी। इस श्वेत पत्र की एक और दिलचस्प बात यह है कि इवेंट टूरिज्म का उदय मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में एक प्रमुख ट्रेंड बन रहा है, जिसमें लगभग 5 लाख दर्शक विशेष रूप से लाइव म्यूजिक इवेंट्स में ही भाग लेने के लिए यात्रा करते हैं। विशाल जी प्रार्थना, वेव्स सम्मेलन के साथ आज मुंबई में 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास, क्या हुआ इस सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में? हाँ जी विशाल, वेव्स 2025 के अंतर्गत आज यहाँ 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा किया गया था। सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस अवसर पर 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के तहत 12 उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सम्मानित किया। इस सम्मेलन में देश भर के 400 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विशाल जी प्रार्थना, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज कहा कि सरकार भारत के देशज और पारंपरिक खेलों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रही है ताकि उन्हें ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में शामिल किया जा सके। वेव्स सम्मेलन के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि देशज और पारंपरिक खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं है बल्कि वे संस्कृति में रची बसी परंपराओं का जीवंत अनुभव है। वेव्स 2025 में पायरेसी तकनीक के माध्यम से कंटेंट की सुरक्षा विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें मीडिया, कानून और साइबर सुरक्षा क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया। सत्र में इस बात पर चर्चा हुई कि पायरेसी अब कोई मामूली समस्या नहीं बल्कि एक गंभीर चुनौती है जिसके समाधान के लिए समन्वित और बहुआयामी प्रयास आवश्यक हैं। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि वेव्स बाजार 2025 ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। श्री जाजू ने संवाददाताओं से कहा कि वेव्स बाजार में शीर्ष स्तर की कंपनियां भाग ले रही हैं। वेव्स बाजार में लगभग 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त अभी तक हो चुकी है। बहुत सारे सेशंस, थॉट लीडर्स का आना, उनकी नेटवर्किंग, उनकी कॉन्वर्सेशंस, ये सब हमारे देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर बनकर साबित होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज महाराष्ट्र के पुणे से 2 नई रेलगाड़ियों हडपसर जोधपुर एक्सप्रेस और एमजीआर चेन्नई सेंट्रल भगत की कोठी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। श्री वैष्णव ने कहा कि 6 स्टेशनों पुणे, हडपसर, खड़की, शिवाजीनगर, उरुली, कंचन और अलंदी के विकास के लिए मास्टर प्लान अपने अंतिम चरण में है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने संघीय चुनाव में बड़े बहुमत से जीत हासिल की है। 150 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा में लेबर पार्टी ने 84 और लिबरल नेशनल पार्टी ने 33 सीटें जीत ली हैं। मतगणना अभी जारी है। श्री अल्बनीज 21 वर्षों में लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने मामूली कर कटौती, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और पहली बार खरीदारों के लिए नए घर देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंथनी अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को तत्पर हैं। और अब खेलों से जुड़ी खबरें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कल शुभारंभ होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में इस भव्य आयोजन का शुभारंभ करेंगे। एक रिपोर्ट। कल से ही खेलों की स्पर्धाएं भी शुरू हो जाएंगी। प्रथम दिन वॉलीबॉल, जूडो, कबड्डी, मलखंभ और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होंगी। वॉलीबॉल और जूडो की स्पर्धाएं पटना में आयोजित होंगी, जबकि कबड्डी के लिए राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर को चुना गया है। पारंपरिक देसी खेलों के तौर पर मलखंभ के खिलाड़ी IIM बोधगया परिसर में बने मंच पर एक दूसरे को चुनौती पेश करेंगे। वहीं तीरंदाजी के लिए विशेष तौर पर भागलपुर को मेजबानी दी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए बिहार ने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है। नई दिल्ली में साइकिलिंग, निशानेबाजी और एथलेटिक्स की कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 28 प्रकार के खेलों में अलग अलग प्रांत के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें पहली बार ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भुवनेश्वर में कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में इस समय FC गोवा और जमशेदपुर FC के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक FC गोवा 2 गोल से आगे है। IPL क्रिकेट में आज बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18वें ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तानी जहाजों, व्यापार और डाक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया। भारत अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $20 करोड़ का रक्षा ऋण देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय प्रदान करने और सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका पर जोर दिया।
केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने वेव्स 2025 में भारत की तेजी से बढ़ती लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था पर अपनी तरह का पहला श्वेत पत्र जारी किया। ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी ने संघीय चुनाव जीता और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।